दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है और बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बैड लेडी एंड द वुल्फ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बैड मतलब बुरा, द बैड लेडी एंड द वुल्फ। वुल्फ मतलब भेड़िया, मतलब कि बुरी महिला और भेड़िया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long ago there lived a carpenter in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये है सेकंड फॉर्म लिव्ड। लॉन्ग अगो बहुत पहले, देयर लिव्ड ए कारपेंटर इन ए विलेज मतलब बहुत पहले एक गांव में एक बढ़ई रहता था। और दोस्तों, कारपेंटर का मतलब बढ़ई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बहुत पहले, बहुत समय पहले एक गांव में एक बढ़ई रहता था। ही वॉज जेंटल बट हिज वाइफ वॉज ऑफ आ विकेड नेचर एंड बैड कैरेक्टर। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज जेंटल बट हिज वाइफ वॉज ऑफ ए विकेड नेचर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। देखिए, सिंपल पास्ट का क्या मतलब होता है? जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, और कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जेंटल का मतलब होता है सज्जन, जो कि एक एडजेक्टिव है। और विकेड नेचर का मतलब होता है दुष्ट व्यक्तित्व का, दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज जेंटल मतलब है सज्जन था, बट हिज वाइफ वॉज ऑफ ए विकेड नेचर लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो दुष्ट स्वभाव की थी, मतलब कि बुरे स्वभाव की थी। एंड बैड कैरेक्टर और बुरे चरित्र की थी। शी डिटेस्टेड हर हस्बैंड बिकॉज ही वॉज मच ओल्डर देन हर। दोस्तों, डिटेस्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से घृणा करना, किसी व्यक्ति को पसंद ना करना, और ये भी सेकंड फॉर्म है। शी डिटेस्टेड हर हस्बैंड मतलब वह अपने पति को पसंद नहीं करती थी। बिकॉज क्योंकि ही वॉज मच ओल्डर देन हर क्योंकि वह उससे, मतलब ओल्डर का मतलब आयु में किसी का बड़ा होना। बिकॉज ही वॉज मच ओल्डर देन हर क्योंकि वह उससे बहुत बड़ा था, मतलब क्योंकि वह उससे ज़्यादा बड़ा था। आगे देखिए, हर इनफिडेलिटी drove her to become friendly with some other young man। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इनफिडेलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है बेवफाई। हर इनफिडेलिटी ड्रोव हर टू बिकम फ्रेंडली विद सम अदर यंग मैन। और जो उसकी बेवफाई थी उसने उसे दूसरे युवकों के साथ दोस्ती करने के लिए प्रेरित किया। वन डे शी मैट सच अ मैन हु शोड इंटरेस्ट इन हर। और दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वन डे एक दिन, शी मैट वह मिली, सच अ मैन एक इसी तरह के आदमी से मिली, हु शोड इंटरेस्ट इन हर मतलब जिसने उसमें दिलचस्पी या कैसे ने रुचि दिखाई। मतलब वह एक दिन एक ऐसे आदमी से मिली जिसने उसके अंदर रुचि दिखाई, अपना दिलचस्पी दिखाई। बट द मैन वॉज इन फैक्ट अ थीफ लेकिन असल में वो जो आदमी था वो एक चोर था। ही न्यू दैट शी वॉज अ ल्यूड वुमेन एंड हैड अ लॉट ऑफ मनी विद हर।
और दोस्तों ल्यूड का मतलब है कामुक, ये भी एक एडजेक्टिव है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ही न्यू मतलब है जानता था, दैट शी वॉज अ ल्यूड वुमेन की वह एक कामुक महिला है, एंड हैड अ लॉट ऑफ मनी विद हर और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। सो इसलिए विद आ प्रिटेंशन ऑफ लव, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, प्रिटेंशन नाउन है जिसका मतलब होता है दिखावा। सो विद अ प्रिटेंशन ऑफ लव मतलब प्यार के दिखावे से, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू रॉब हर उसको लूटने का। और दोस्तों प्रिटेंशन का मतलब बहाना, तो क्या अर्थ हुआ कि प्यार के बहाने से उसने फैसला किया उसको लूटने का। ही सेड टू हर उसने उससे कहा, आई लव यू वेरी मच मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ, यू टू लव मी तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वाई डोंट यू मैरी मी, तो उसने आगे क्या कहा, वाई डोंट यू मैरी मी तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेती। कम टू मी मतलब मेरे साथ आओ, विद सम मनी मतलब कुछ पैसे लेकर, देन फिर वी विल रन अवे टू सम अदर टाउन। दोस्तों ये डबल एपिस्ट्रोफ की बात डबल एल है जिसका मतलब होता है विल, और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, देन फिर वी विल रन अवे फिर हम भाग जाएंगे, टू सम अदर टाउन किसी और शहर भाग जाएंगे, मैरी देयर वहाँ विवाह करेंगे, एंड लिव कंफर्टेबली देयर आफ्टर और उसके बाद कंफर्टेबली मतलब आराम से जीवन बिताएंगे, लिव मतलब रहेंगे, हम आराम से रहेंगे। चलिए आगे देखिए, द कारपेंटर्स वाइफ रेडिली अग्रीड टू हिज प्रपोजल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। अग्री का मतलब किसी बात के से सहमत हो जाना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। और कारपेंटर्स दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो कारपेंटर्स वाइफ मतलब बड़े की पत्नी और प्रपोजल का अर्थ होता है प्रस्ताव। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, द कारपेंटर्स वाइफ रेडिली अग्रीड टू हिज प्रपोजल मतलब कि बढ़ई की पत्नी तुरंत उसके प्रस्ताव से सहमत हो गई। शी वॉज हर सेल्फ लुकिंग फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी, शी वॉज हर सेल्फ मतलब वह खुद भी लुकिंग फॉर मतलब कि तलाश रही थी, ढूंढ रही थी, सच एन अपॉर्चुनिटी मतलब इस तरह के अवसर की वो खुद भी तलाश कर रही थी। She decided to take away with her all the wealth of her husband। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है और टेक मतलब ले जाना। She decided उसने फैसला किया, निर्णय किया, to take away ले जाने का, with her अपने साथ, all the wealth सारी संपत्ति of her husband अपने पति की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने साथ अपने पति की सारी संपत्ति, धन संपत्ति ले जाने का फैसला किया। आगे देखिए, One night when her husband was fast asleep, she put all the gold and silver ornaments and the money in a bag and left the house। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, एडजेक्टिव है। फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सोया हुआ। तो क्या अर्थ हुआ, वन नाइट एक रात, वैन हर हस्बैंड वॉज फास्ट अस्लीप मतलब एक रात जब उसका पति गहरी नींद में सोया हुआ था। शी पुट ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स मतलब उसने सारे सोने और चांदी के आभूषण, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, रख दिए मतलब डाल दिए। एंड द मनी मतलब कि उसने सारे सोने के चांदी के आभूषण और जो पैसे थे वो उसने रख दिए इन ए बैग एक थैले में। एंड लेफ्ट द हाउस और उसने घर छोड़ दिया। और दोस्तों लीव का मतलब छोड़ना, चले जाना, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक रात जब उसका पति गहरी नींद में सोया हुआ था उसने सारे सोने चांदी के आभूषण और पैसों को बैग में रख दिया एक थैले में और अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ दिया। शी मेट हर थीफ बॉयफ्रेंड एंड दे बोथ स्टार्टेड मूविंग टू सम अदर टाउन। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। शी मेट हर थीफ बॉयफ्रेंड मतलब वह अपने चोर बॉयफ्रेंड से मिली। एंड दे बोथ स्टार्टेड मूविंग
और दोस्तों दे का मतलब वे या फिर वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है और बोथ मतलब दोनों। दे बोथ स्टार्टेड मूविंग, वे दोनों चल पड़े। टू सम अदर टाउन, किसी और शहर के लिए वो चल पड़े। दे वॉकड फॉर आवर्स, वॉक मतलब चलना, दे वॉकड फॉर आवर्स मतलब वे कई घंटे चले। एंड केम अक्रॉस अ रिवर, और वो एक नदी के पास आ गए। कम अक्रॉस मतलब सामने आना, और वो एक नदी के सामने आ गए। दे हैड टू क्रॉस द रिवर टू रीच अनदर टाउन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है, जहाँ पर व्यवस्था को दर्शाया जाता है, वहाँ हैड टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे हैड टू क्रॉस द रिवर, उन्हें नदी को पार करना था। टू रीच अनदर टाउन मतलब क्या हुआ कि उन्हें दूसरे शहर पहुँचने के लिए नदी को पार करना था। आगे देखिए, As the young man had the only motive of robbing the woman of her ornaments and money, he said to her, "Darling, we have to cross this river to reach another town." क्या अर्थ हुआ? As the young man had the only motive, दोस्तों मोटिव का मतलब होता है कोई उद्देश्य, मकसद, उसे मोटिव कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। जैसे कि ये जो जवान आदमी था, यंग मैन था, ये जो युवक था, हैड द ओनली मोटिव ऑफ रॉबिंग द वुमेन ऑफ हर ऑर्नामेंट्स मतलब उसका जो इकलौता जो एक उद्देश्य था वो था रॉबिंग द वुमेन, महिला को लूटना, ऑफ हर ऑर्नामेंट्स मतलब उसके पैसों और उसके आभूषणों को लूटना जो था वो उसका इकलौता उद्देश्य था। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डार्लिंग मतलब कि प्रिय, वी हैव टू क्रॉस दिस रिवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है, जहाँ पर वर्तमान में विवशता को दर्शाया जाता है। तो उसने क्या कहा कि वी हैव टू क्रॉस दिस रिवर टू रीच अनदर टाउन मतलब हमें इस नदी को पार करना है दूसरे शहर पहुँचने के लिए। वी शुड डू इट इमीडिएटली बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन, अदरवाइज वी माइट बी कॉट बाय योर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। क्या अर्थ हुआ? वी शुड डू इट इमीडिएटली। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है। शुड का यूज़ वाक्य के अंदर किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप कोई सलाह को दर्शाते हैं तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? वी शुड डू इट इमीडिएटली, हमें तुरंत इसे करना चाहिए। बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन मतलब कि सुबह होने से पहले, सवेरा होने से पहले हमें ये तुरंत करना चाहिए। अदरवाइज मतलब कि वरना, वी माइट बी कॉट हम शायद पकड़े जाएं, बाय योर हस्बैंड आपके पति के द्वारा, एंड रिलेटिव्स और रिश्तेदारों के द्वारा। चलिए आगे देखिए। बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम, द लेडी सेड। द लेडी सेड मतलब महिला ने कहा, बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम लेकिन मैं नहीं जानती, मतलब मैं तैरना नहीं जानती। डोंट वरी चिंता मत करो। फर्स्ट मतलब पहले, आई विल क्रॉस द रिवर, और यहाँ भी एपोस्ट्रोफी का डबल एल है तो ये विल का ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य। तो उसने क्या कहा? डोंट वरी चिंता मत करो। फर्स्ट आई विल क्रॉस द रिवर मतलब पहले मैं नदी पार करूँगा। एंड डिपॉजिट द वेल्थ ऑन द अदर बैंक ऑफ दिस रिवर। दोस्तों रिवर बैंक का मतलब था नदी का किनारा। तो उसने क्या कहा कि आप चिंता मत करो, पहले मैं नदी पार करूँगा। एंड डिपॉजिट द वेल्थ, और इन पैसों को जमा कर दूंगा। ऑन द अदर बैंक ऑफ दिस रिवर मतलब इस नदी के दूसरे किनारे पर पैसों को जमा कर दूंगा। डिपॉजिट मतलब जमा करना। एंड देन और फिर, आई विल कम बैक मैं वापस आऊँगा। एंड कैरी यू और तुम्हें ले जाऊँगा। द वुमेन ग्लैडली हैंडेड ओवर द मनी बैक टू द थीफ। और दोस्तों ग्लैडली का मतलब है खुशी खुशी, जो कि एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। तो क्या अर्थ हुआ? द वुमेन ग्लैडली हैंडेड ओवर द मनी बैक टू द थीफ, और हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को कुछ सौंपना, देना, हवाले करना। सेकंड फॉर्म हैंडेड ओवर। द वुमेन ग्लैडली हैंडेड ओवर द मनी बैक टू द थीफ मतलब कि महिला ने खुशी खुशी पैसों के थैले को चोर के हवाले कर दिया, या कह सकते हैं सौंप दिया। द थीफ अगेन सैड मतलब चोर ने दोबारा कहा, टेक ऑफ योर कॉस्टली क्लॉथ्स ऑल्सो। दोस्तों टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। तो उसने क्या कहा? टेक ऑफ योर कॉस्टली क्लॉथ्स ऑल्सो मतलब अपने। और दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, डायरेक्टली वर्ब से ही वाक्य को शुरू किया गया।
तो ये जो वाक्य है ये इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है। देखिए इम्पेरेटिव वाक्य का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम किसी को कोई आदेश देते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, उसमें सब्जेक्ट को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली वर्ब से ही वाक्य को शुरू किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, द थीफ अगेन सेड, मतलब चोर ने दोबारा कहा, टेक ऑफ योर कॉस्टली क्लॉथ्स टू, कॉस्टली मतलब कीमती, मतलब अपने कीमती कपड़े भी उतार दो। आई विल कैरी दैम, मैं इनको ले जाऊंगा, कैरी मतलब ढोना ले जाना, आई विल कैरी दैम मैं इनको ले जाऊंगा, सेफ सुरक्षित ले जाऊंगा, एंड ड्राई अक्रॉस द रिवर, और इनको सुखा दूंगा, अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के परे, नदी के मतलब पार इनको सुखा दूंगा। द वुमेन दैन टुक ऑफ हर क्लॉथ्स, फिर महिला ने टुक ऑफ हर क्लॉथ्स अपने कपड़े उतार दिए, ऑल्सो मतलब अपने कपड़े भी उतार दिए, एंड गेव दैम टू द थीफ, और उन्हें चोर को दे दिया। और दोस्तों गिव मतलब देना और सेकंड फॉर्म गिव, क्योंकि पास्ट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, मतलब कि महिला ने अपने कपड़े भी उतार दिए और उसने चोर को दे दिए। आगे देखिए, द थीफ टुक द वेल्थ एंड द क्लॉथ्स एंड देन वॉकड ऑफ। और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक द थीफ टुक द वेल्थ एंड द क्लॉथ एंड देन वॉकड ऑफ, मतलब चोर ने वेल्थ मतलब संपत्ति और जो कपड़े थे वो ले लिए, एंड देन वॉकड ऑफ, और वो चलकर मतलब वो चला गया। द वुमेन ऑल नेकेड, जो महिला थी ऑल नेकेड जो पूरी तरह से नग्न थी, सेट बैठ गई, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर बैठ गई, वेटिंग फॉर आवर्स कई घंटे इंतजार करते हुए, एंड आवर्स फॉर द थीफ टू रिटर्न। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो महिला थी जो पूरी तरह नग्न थी, नदी के किनारे पर बैठ गई कई घंटों तक चोर के वापस लौटने का इंतज़ार करते हुए, थीफ टू रिटर्न मतलब चोर के वापस लौटने का इंतज़ार करते हुए। बट द थीफ डिड नॉट शो अप अगेन, लेकिन जो चोर था वो दोबारा नहीं आया। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट द थीफ डिड नॉट शो अप अगेन, लेकिन जो चोर था वो दोबारा नहीं आया। आगे देखिए, जस्ट देन तभी अ वुल्फ वॉन्डर्ड देयर, तभी जो एक वुल्फ था भेड़िया था भटकता हुआ वहाँ पर आ गया, विद ए पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक मांस के टुकड़े को लेकर। When he saw a fish in the river water, और सी मतलब देखना सेकंड फॉर्म सॉ, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। When he saw a fish in the river water मतलब जब उसने नदी के पानी में एक मछली को देखा, he put down the piece of meat मतलब उसने नीचे रख दिया मांस के टुकड़े को, एंड ran to catch the fish, और वो दौड़ पड़ा, to catch the fish मतलब मछली को पकड़ने के लिए वो दौड़ पड़ा। Just then तभी एन आउल सूप डाउन, जो एक उल्लू था सूप डाउन, उसने नीचे छलांग लगाई, अपॉन द पीस ऑफ मीट, मीट के टुकड़े के ऊपर, एंड फ्लू अवे विद इट, और उसको लेकर उड़ गया। फ्लाई मतलब उड़ना, सेकंड फ्लू तो क्या अर्थ हुआ कि तभी मतलब एक जो उल्लू था उसने छलांग लगाई नीचे की ओर और वो उस मीट के टुकड़े को लेकर उड़ गया। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, द फिश टू स्वैम बैक डीप इनटू द रिवर, जो मछली थी वो भी मतलब कि नीचे स्वैम बैक डीप इनटू द रिवर मतलब कि नीचे की तरफ गहराई में तैरकर वापस पानी में चली गई। डीप इनटू द रिवर मतलब नदी में चली गई। द वुल्फ नाउ हैड नथिंग टू ईट, अब जो भेड़िया था उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। द वुमेन सेड टू द वुल्फ, जो महिला थी उसने भेड़िए से कहा, वॉट विल यू ईट नाउ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया है। तो जब आप इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ इस सब्जेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य बना सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, द वुमेन सेड टू द वुल्फ मतलब महिला ने भेड़िए से कहा, व्हाट विल यू ईट नाउ, अब आप क्या खाओगे। यू हैव लॉस्ट द मीट एंड फिश बोथ। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, जैसे जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, यू हैव लॉस्ट द मीट एंड फिश बोथ मतलब आपने मांस और मछली दोनों को गंवा दिया है। द क्लेवर वुल्फ अंडरस्टूड ऑल दैट हैड हैपन, और वो जो चालाक भेड़िया था समझ गया ऑल दैट हैड हैपन मतलब जो भी वहाँ पर हुआ था वो सब समझ गया। ही सेड टू द वुमेन उसने महिला से कहा, योर कंडीशन इज़ मोर पिटिएबल दैन माइन।
और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पिटिएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब था दयनीय। तो उसने क्या कहा, योर कंडीशन इज़ मोर पिटिएबल दैन माइन, मतलब उसने क्या कहा कि आपकी जो कंडीशन है, मतलब जो आपकी स्थिति है वो मुझसे ज़्यादा दयनीय है। आई ननदलेस वुड समहाउ मैनेज टू गेट फूड, तो उसने क्या कहा कि मैं कैसे भी करके खाने का इंतज़ाम कर लूँगा, टू गेट फूड, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन आप क्या करोगे, यू हैव बिकम नेकेड, आप नग्न हो गए हो, एंड ऑल्सो लॉस्ट योर हस्बैंड, अपने पति को भी खो दिया है, लवर प्रेमी को, द वेल्थ संपत्ति को, एंड इवन द कॉस्टली क्लॉथ्स, और यहाँ तक कि अपने जो कीमती कपड़े हैं उसको भी आपने गंवा दिया है। हु विल गिव शेल्टर टू यू, और शेल्टर का मतलब शरण, उसने आगे क्या कहा, हु विल गिव शेल्टर टू यू, और हु मतलब कौन, अब आपको शरण कौन देगा। हु विल एक्सेप्ट यू, आपको कौन स्वीकार करेगा, नाउ अब आपको कौन स्वीकार करेगा। द वुल्फ वेंट अवे, जो भेड़िया था चला गया, लाफिंग सरकास्टिकली, मतलब कटाक्ष रूप से वो हंसता हुआ चला गया, एट द वुमेन महिला पर वो हंसता हुआ चला गया, लीविंग हर टू हर ऑन डेस्टिनी, उसे उसकी भाग्य पर छोड़ता हुआ वो वहाँ से चला गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या मॉरल है, बैड डीड्स ब्रिंग बैड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, मतलब जो बुरे काम होते हैं, जो किसी भी बुरे व्यक्ति के कोई भी बुरे कृत्य होते हैं, ब्रिंग बैड कॉन्सिक्वेंसेस, वो बुरे परिणाम लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और इस कहानी का जो मॉरल है वो बहुत ही सिंपल है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो जो उसके परिणाम है वो भी बुरे ही होते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो कॉमेंट में बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।